संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थान हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि इस तरह के संस्थानों से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हो या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस का देख लीजिए। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो आपके राज्यों में आप देखते हैं कि पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में एमपीपीएससी, यूपी में यूपी पीसीएस, राजस्थान में आरपीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया। हर राज्य में आप लोग देखते हैं। चाहे आपके वनडे एग्जाम की बात कर लीजिए, सेंट्रल लेवल पर तमाम होते रहते हैं और आपके राज्यों में भी तमाम एग्जाम होते रहते हैं। और एक बात और हमेशा कहता हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, उसका सिलेबस जरूर उठाकर देखा करिएगा। तब आप लोगों को मालूम भी चलेगा कि कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में भी हम लोग इसी क्लास में जानेंगे। तो ये क्लास बड़ी होगी, नॉर्मल सी बात है, लेकिन बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। अगर देखिए यूएन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना, एक सीधी सी डेट याद रखिए, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यूयॉर्क शहर यूएसए में देखने को मिलेगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहां से आप जाइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो यहां आप लोगों को न्यूयॉर्क देखने को मिल जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग हेडक्वार्टर से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। देखिए ये है न्यूयॉर्क, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आप देखेंगे कि 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें आप देखें तो इसमें सदस्यों की अगर हम बात की जाए तो 193 सदस्य हैं इसमें। और इसका मिशन एवं कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों व विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें क्रियान्वित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना और मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भली भांति क्रियान्वयन करना यूएन का काम है। यूएन का उद्देश्य कह लीजिए, एक तरह से यही काम कार्य करता है। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का इतिहास देखें तो आप देखिए 1899 में विवादों और संकट की स्थितियों को शांति से निपटाने, युद्ध को रोकने एवं युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करने हेतु हैग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये कब की बात हो रही है? 1899 की। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटान के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया और 1902 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की गई और जिसने वर्ष 1902 में कार्य करना प्रारंभ किया। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पूर्ववर्ती संस्था थी। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस थी और यह एक ऐसा संगठन है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में पहली बार विचार किया गया। 1919 में वर्साय की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने व शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। और देखिए पहले विश्व युद्ध की बात करें तो आप देखते हैं कि 1914 से 1918 तक चला था ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की बात कर रहा हूं, इसकी स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के तहत राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये क्लास बड़ी होगी, इसमें बहुत सारी संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी होगी। अब आप देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको मालूम चल गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में वर्साय की संधि के तहत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने अपनी सरकारों द्वारा एक्सेस पावर्स, रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का वचन दिया और उन्हें शांति स्थापित करने के लिए बाध्य भी किया। फिर आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1945, यह सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आयोजित किया गया। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है और 1945 में ही आपका संयुक्त राष्ट्र बन के आ जाता है। इसके घटकों के बारे में जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग अगर आप देखें तो इसमें आप देखें संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गई, संयुक्त राष्ट्र
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गई, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद हो गई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। ये सब आप लोगों को इसके घटक देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय भी इसका घटक है। इन सभी 6 अंगों की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय ही की गई थी। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कारकों के लिए उत्तरदायी है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है और इसमें सामान्य बहस होती है तथा कई राष्ट्र प्रमुखता से भाग लेते हैं। इसमें महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें 6 मुख्य समितियां हैं। महासभा के लिए मसौदा प्रस्ताव इसकी 6 मुख्य समितियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। प्रथम समिति आप देखें तो निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, द्वितीय समिति आर्थिक एवं वित्तीय, तृतीय समिति सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक, चतुर्थ समिति आप देखिए विशेष राजनीतिक एवं औपनिवेशीकरण, पंचम समिति में प्रशासनिक एवं बजटीय, छठी समिति में कानूनी। मुख्य समिति में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और अन्य समितियां ऐसी भी स्थापित की जा सकती हैं जिनमें आप देखते हैं सभी सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व का अधिकार हो। सदस्य राष्ट्र इन समितियों के सलाहकार, तकनीकी सलाहकारों, विशेषज्ञों या समान दर्जे वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकते हैं। इनमें अन्य समितियों में अगर आप लोग देखें तो महासमिति हो गई। महासभा एवं इसकी समितियों की प्रगति की समीक्षा करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश करने हेतु यह प्रत्येक सत्र में समय समय पर बैठक आयोजित करती है। यह महासभा के अध्यक्ष एवं 21 उपाध्यक्षों और 6 मुख्य समितियों के अध्यक्षों से मिलकर बनी होती है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। साख समिति, इसका कार्य सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की साख की जांच करना और महासभा को रिपोर्ट करना है। फिर आप देखते हैं कि यूएन का दूसरा घटक है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और एवं सुरक्षा इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद आप देखिए 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी है, जिसमें आप देखिए 5 तो स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि हमारे देश में बहस चलती रहती है ना कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिली हुई है, भारत ने चाइना को दे दी थी। तो उन्हीं स्थायी सदस्यों की बात हो रही है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलता है। इन्हें जरूर याद रखिएगा। और 10 गैर स्थायी सदस्य महासभा के 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं, यानी कि बाकी 10 जो गैर स्थायी सदस्य होते हैं ना, अस्थायी सदस्य होते हैं ना, वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये सब भी याद रखिएगा। और ये बाकी जिस समय आप लोग जा रहे हैं उस समय देख लिया करिए कौन कौन सदस्य है। भारत की बात हो रही है, भारत भी इसमें रहा सदस्य। वीटो पावर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए। वीटो पावर सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो अस्वीकार करने के लिए स्थायी सदस्यों की शक्ति को संदर्भित करता है। 5 स्थायी सदस्यों के पास बिना शर्त वीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र के सबसे अलोकतांत्रिक लक्षण के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब ये है सीधा सा, कोई प्रस्ताव अगर आपको पास करवाना है तो इन 5 जो स्थायी सदस्य हैं ना, इनको एक मत होना चाहिए। अगर इनमें से आप देखिए 4 उसके पक्ष में है, 1 उसके विपक्ष में है, तो आप देखिए वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। कोई बहुमत का काम नहीं है यहाँ, तो उसको लेकर आलोचना भी होती रहती है। आलोचना का यह दावा है कि वीटो पावर युद्ध अपराध एवं मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता का मुख्य कारण है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1945 में जब तक उसे वीटो नहीं दिया गया, संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से इनकार कर दिया था। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो आप देखते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी आतंकियों की आतंकी सूची में डालने की बात होती है आतंकियों को, तो चाइना कई बार वीटो कर देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति ने इसके अप्रभावी होने में योगदान दिया और वीटो पावर के समर्थक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के प्रवर्तक, सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एक जांच और अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में भी मानते हैं। अब आप देखेंगे इसमें तीसरा घटक है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख निकाय है।
इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं। यह सतत विकास पर बहस और एवं अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। और प्रतिवर्ष आप देखिए ECOSOC सतत विकास के लिए वैश्विक भत्ते की वार्षिक थीम के इर्द गिर्द अपनी कार्य संरचना बताती है। ECOSOC के साझेदारों एवं संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है। और आप देखिए 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य राज्यों के लिए नीतिगत सिफारिशें जारी करता है। और अगर हम लोग ECOSOC से जुड़े निकाय देखें तो विशिष्ट एजेंसियां हो गए, इसमें तदर्थ निकाय हो गए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन हो गया, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हो गया, विश्व बैंक समूह हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, सार्वभौमिक डाक संघ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, विश्व पर्यटन संगठन आप देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कार्यात्मक आयोगों की बात करें तो सांख्यिकी आयोग हो गया, जनसंख्या एवं विकास आयोग हो गया, सामाजिक विकास आयोग हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया, महिलाओं की स्थिति पर आयोग हो गया, नारकोटिक ड्रग्स आयोग हो गया, अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय आयोग हो गया, विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग हो गया, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम हो गया। क्षेत्रीय आयोग में देखें तो अफ्रीका आर्थिक आयोग, एशिया एवं प्रशांत आर्थिक सामाजिक आयोग, यूरोप आर्थिक आयोग, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबिया आर्थिक आयोग, पश्चिमी एशिया आर्थिक एवं सामाजिक आयोग आपको देखने को मिलेगा। समितियों की बात करें तो कार्यक्रम एवं समन्वय समिति, मानव अधिकार आयोग, गैर सरकारी संगठनों पर समिति, अंतर सरकारी एजेंसियों के साथ वार्ता हेतु समिति, ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन समिति देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। इसमें ये आप देखेंगे क्या है, विशिष्ट एजेंसियां जुड़ी हुई है इससे। तदर्थ निकाय में देखें तो सूचना विज्ञान पर तदर्थ ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, सरकारी विशेषज्ञों से मिलकर बने विशेषज्ञ निकाय की देखें तो खतरनाक वस्तुओं के परिवहन एवं रसायनों के वर्गीकरण व लेवलिंग की वैश्विक स्तर पर सामंजस्यपूर्ण प्रणाली पर विशेषज्ञों की समिति, भौगोलिक नामों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का समूह, व्यक्तिगत रूप से सेवारत सदस्यों से बने विशेषज्ञ निकाय, विकास नीति के लिए समिति, लोक प्रशासन एवं वित्त में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर विशेषज्ञों की बैठक, टैक्स मामलों में आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों के तदर्थ समूह, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, विकास के लिए ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों पर समिति, स्थायी मुद्दों पर स्थायी मंच। संबंधित निकाय देखें तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, महिलाओं की उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संरक्षकों का बोर्ड इसमें देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार समिति, HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का कार्य समन्वय बोर्ड, कोष एवं कार्यक्रम को जो ECOSOC को रिपोर्ट भेजता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है आगे चल के। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सब आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, फिलिस्तीनी शरणार्थियों हेतु कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, ड्रग कंट्रोल एवं अपराध निवारण कार्यालय, विश्व खाद्य कार्यक्रम, UN हैबिटेट। अब आप देखिए न्यास परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रस्टीशिप ए काउंसिल, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा आप देखेंगे कि अध्याय 13 के तहत की गई। न्यास क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के न्यास परिषद द्वारा एक प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत रखा गया एक गैर स्वशासित क्षेत्र है। और इसमें आप देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस का अधिदेश प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित करने का एक कानूनी उपकरण था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की ओर से क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत शर्त शामिल थी। संयुक्त राष्ट्र के न्यास क्षेत्र शेष राष्ट्रों में संघ अधिदेशों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे और ये तब अस्तित्व में आया जब लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व वर्ष 1946 में समाप्त हो गया था। इसे 11 न्यास क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक प्रदान करना था, जिसे 7 सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था। और साथ ही आप देखें इस क्षेत्र के स्वशासन एवं स्वतंत्रता हेतु पर्याप्त उठाए गए थे कदम। वर्ष 1994 तक सभी न्यास क्षेत्रों में निस्सौर सरकार या फिर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। न्यास परिषद ने 1 नवंबर 1994 में संचालन बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? संचालन बंद कर दिया था इसमें। फिर आप लोग एक सुनते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की।
कि ये क्या है, चलिए इसके बारे में भी जान लीजिए। यहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही, आईसीजे की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया, जिसकी स्थापना राष्ट्र संघ द्वारा 1920 में की गई थी। एक सचिवालय आप लोग देखते हैं, ये भी यूएन का ही घटक है। तो आप देखिए सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण करते हैं। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ये आप देखिए परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है एक तरह से। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटरेस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु आप देखिए 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र की कर्मचारियों की अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां की जाती हैं। ये अपने कार्यस्थल एवं संपूर्ण विश्व के शांति अभियानों पर काम करते हैं। अब बात आती है इसमें किसकी, निधि, कार्यक्रम, विशिष्ट एजेंसियां और अन्य की। तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, जिसे अनौपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र परिवार के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में अंग आपने देख ही लिए। कई समृद्ध कार्यक्रम, कोष एवं विशिष्ट एजेंसियों से बना है। सभी का स्वयं ही सदस्यता, नेतृत्व एवं बजट होता है। इसमें सबसे पहले आप देखिए कोष एवं कार्यक्रम में यूनिसेफ हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कि यूनिसेफ में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की बात हो रही, जिसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में भी आप लोग जानते हैं। वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों एवं माताओं को आपातकालीन भोजन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। 1950 में यूनिसेफ के अधिदेश को विकासशील देशों में बच्चों एवं महिलाओं की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। 1953 में आप देखिए यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बन गया और संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकाल शब्दों को हटा दिया गया। हालांकि इसके मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा है। और कार्यकारी बोर्ड की बात करें तो यह 36 सदस्यीय बोर्ड नीतियों का निर्माण करता है, कार्यक्रम को मंजूरी देता है एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है। इसके सदस्य सरकारी प्रतिनिधि होते हैं, जो आमतौर पर 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। यूनिसेफ सरकारों एवं निजी दानकर्ताओं के योगदान पर निर्भर करता है और यूनिसेफ का आपूर्ति प्रभाग कोपेनहेगन, डेनमार्क में स्थित है। और यह आप देखिए HIV पीड़ित बच्चों और माताओं के लिए टीके, एंटी रेट्रोवायरल दवाओं, पोषण संबंधी खुराक तथा शैक्षणिक सामग्री आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करता है और आपातकालीन आश्रयों और परिवारों के पुनर्मिलन के लिए भी अपनी सेवाएं देता है। यूनिसेफ की हालिया पहल अगर आप देखें तो इसमें आप देखेंगे चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हो गया और आप देखिए सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट GREAT भी हो गया, इसमें देखने को मिलेगा। फिर आप देखिए इसमें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात होती है, UNFPA, इसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नाम से जानते हैं, जिसे पूर्व में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियों के लिए कोष के रूप में जाना जाता था। यह संयुक्त राष्ट्र की यूएन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने जनादेश को स्थापित करता है। UNFPA स्वास्थ्य SDG जो आप लोग देखते हैं ना, मैं आप लोगों से कहता हूं कि सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनके बारे में भी आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए, वो आपको आंसर राइटिंग में और जब आप लोग निबंध लिखते हैं तब भी आप लोगों को फायदा मिलता है उससे, ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षा के लिए SDG 4 हो गया, लिंग समानता के लिए SDG 5 हो गया, पर सतत विकास लक्ष्यों से निपटने के लिए सीधे कार्य भी करता है इसमें। और इसका उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना जहां प्रत्येक गर्भावस्था वांछित हो, प्रत्येक पैसा सुरक्षित हो और आप देखिए प्रत्येक युवा क्षमता से परिपूर्ण हो। वह वर्ष 2018 में UNFPA ने 3 महत्वाकांक्षी परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त करने का किया, जो वैश्विक स्तर पर प्रत्येक पुरुष, महिला और एवं बच्चे के लिए परिवर्तन का वादा करता है। और परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को पूरा करना, निवारक मातृत्व मृत्यु को समाप्त करना, लिंग आधारित हिंसा एवं हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना, UNFPA प्रकाशन।
तो ये आप देखिए, ये रिपोर्ट भी जारी करता है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट की स्थिति। तो ये जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है ना कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जरूर याद रखा करिएगा। फिर आप देखते हैं कि यूएनडीपी की बात होती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करने पर जोर देने के साथ ही विकासशील देशों के लिए विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण एवं अनुदान सहायता सुनिश्चित करता है एक तरह से। और यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड संपूर्ण विश्व के 36 देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना है, और जिसमें प्रत्येक 3 वर्ष बाद बारी बारी से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अपनी सेवाएं देते हैं। यह पूर्णतः सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित होता है, पैसे की बात हो रही। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का मुख्य केंद्र है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो 165 देशों में फैला है तथा सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडे को आगे बढ़ाने हेतु काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के 40 कोषों, कार्यक्रमों, विशेष एजेंसियों एवं अन्य निकायों को एकजुट करता है। और यूएनडीपी प्रकाशन की बात करें तो मानव विकास सूचकांक है ना, जो आप देखते हैं यूएनडीपी के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है, तो जरूर याद रखिएगा। फिर आप लोग एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं, इसे आप लोग क्या कहते हैं, यूएनईपी के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तैयार करता है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 1972 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी इसकी। और यूएनईपी एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने नवीनतम विज्ञान पर आधारित जलवायु परिवर्तन का आकलन करने के लिए वर्ष 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना की। इसकी स्थापना के बाद से यूएनईपी ने बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। वर्तमान में यूएनईपी द्वारा निम्नलिखित 9 MEA के सचिवालयों की मेजबानी की जाती है। इसमें आप देखते हैं कि जैव विविधता पर कन्वेंशन हो गया, CBD, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन हो गया, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन हो गया, ओजोन परत के संरक्षण के लिए बेना कन्वेंशन, पारे पर मिनामाता कन्वेंशन, खतरनाक अपशिष्ट एवं उनके निपटान की सीमा पारीय आवागमन के नियंत्रण पर आप देखते हैं कि बेसल कन्वेंशन, स्थायी कार्बनिक विदूषक पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों एवं कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति की प्रक्रिया पर स्टॉकहोम कन्वेंशन। और इसका अगर हम लोग मुख्यालय देखें तो नैरोबी केन्या में आपको देखने को मिल जाएगा। ये मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। इसके प्रकाशन की बात करें तो मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट भी इसके द्वारा, अनुकूलन गैप रिपोर्ट भी, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, स्वस्थ ग्रह में निवेश, ये सब इसी के द्वारा जारी की जाती है। प्रमुख अभियान की देखें तो वीट पॉल्यूशन, UN 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ, ये सब अभियान इसी के द्वारा चलाए जाते हैं। एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रशासनिक निकाय है। यह पर्यावरण के संदर्भ में निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निकाय है। यह पर्यावरणीय सभा 193 सदस्य राज्यों से बनी है और जो वैश्विक पर्यावरण नीतियों हेतु प्राथमिकताएं निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून विकसित करने के लिए द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। और सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में किया गया। और याद रहे कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को RIO+20 के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। एक आप लोग देखेंगे इसमें संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम, तो इसमें आप देखिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम एक बेहतर शहरी भविष्य की दिशा में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी मानव अधिवास के विकास तथा सभी के लिए पर्याप्त आश्रय की उपलब्धता को बढ़ाना है। इसी वर्ष 1978 में कनाडा के वैंकूवर में मानव अधिवास एवं सतत शहरी विकास हैबिटेट प्रथम पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया था। और इस्तांबुल तुर्की में वर्ष 1996 में मानव अधिवास हैबिटेट द्वितीय पर आयोजित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हैबिटेट एजेंडा के तहत निम्नलिखित 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए, सभी के लिए पर्याप्त आश्रय और दूसरा एक शहरीकृत विश्व में धारणीय मानव अधिवास का विकास, आवास एवं सतत शहरी विकास। हैबिटेट द्वितीय पर तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 2016 में क्वेटो इक्वाडोर में किया गया था।
इसने सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 11 को विस्तृत किया। शहरों एवं मानव अधिवास को समावेशी, सुरक्षित, क्षमतावान एवं धारणीय बनाना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का मुख्यालय नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में। और यूएन हैबिटेट ने जयपुर राजस्थान से जुड़े मुद्दे जैसी बहु जोखिम भेद्यता, कमजोर गतिशीलता, ग्रीन ब्लू एक अर्थव्यवस्था की पहचान की है। इसके साथ ही शहर में स्थिरता बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है। ये भी है विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। यह एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान कर एवं पोषण में सुधार के लिए समुदायों के साथ काम करके कई लोगों के जीवन को बचा रहा है और उनके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1963 में खाद्य एवं और कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है। फिर आप देखते हैं कि WFP से संबंधित पहले अगर आप देखें इसी से तो शेयर द मील हो गया, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट हो गई। यह रिपोर्ट GNAFC का प्रमुख प्रकाशन है। इसे खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया गया है। और FSIN खाद्य और कृषि संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा सह प्रायोजित एक वैश्विक पहल है जो विश्लेषण एवं निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शन के लिए विश्वसनीय और सटीक डेटा तैयार करता है एक तरह से, तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सूचना प्रणाली को मजबूती भी प्रदान करता है। और हाल ही में आप देखिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 50,000 मेट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए और जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां, तो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने वाले स्वायत्त संगठन हैं। इन सभी को संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों में समझौतों के माध्यम से लाया गया है। इनमें से कुछ प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी अस्तित्व में थी, कुछ राष्ट्र संघ से जुड़ी थी, अन्य की स्थापना लगभग संयुक्त राष्ट्र के साथ ही की गई। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। इसमें आप देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 5 एवं 63 में विशिष्ट एजेंसियों के निर्माण का प्रावधान किया गया ना। तो इसमें सबसे पहले आप लोग खाद्य एवं कृषि संगठन की बात कर लीजिए, FAO। वर्ष 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का गठन क्यूबेक सिटी कनाडा में संयुक्त राष्ट्र के पहले सत्र में किया गया था। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। और FOA ज्ञान एवं सूचना का भी स्रोत है। यह विकासशील देशों को कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन जैसे कार्यों में आधुनिक एवं परिवर्तनकारी सुधार करने में मदद करता है ताकि सभी के लिए सुपोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, शिकागो कन्वेंशन के तहत आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन शिकागो कन्वेंशन पर कन्वेंशन के प्रशासन एवं संचालन को प्रबंधित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों एवं तकनीक प्रदान करता है। साथ ही सुरक्षित एवं क्रमबद्ध वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और उसके विकास को बढ़ावा देता है। और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, जिसे आप IFAD के नाम से जानते हैं, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह वर्ष 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक था। और इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1970 के दशक के खाद्य संकटों के परिणाम स्वरूप किया गया था, जब वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न अभाव व्यापक अकाल एवं कुपोषण का कारण बनता जा रहा था। और मुख्य रूप से अफ्रीका के सहेलियन देशों में यह महसूस किया गया कि खाद्य असुरक्षा एवं अकाल के लिए उत्पादन से संबंधित समस्याएं उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि यह गरीबी से संबंधित रचनात्मक समस्याएं थी। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की जो बात करते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित कर सामाजिक न्याय एवं सब कार्यों को बढ़ावा देना है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्धारण करता है और कार्यस्थल पर अधिकारों को बढ़ावा देता है। यह सब रोजगार अवसर, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही कार्य से संबंधित मुद्दों पर सुदृढ़ संवाद को प्रोत्साहित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की समृद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी। उद्योगों में कार्य के घंटे, बेरोजगारी, मातृत्व सुरक्षा,
महिलाओं के लिए रात्रिकालीन कार्य, न्यूनतम आयु, उद्योगों में युवा व्यक्तियों के लिए आप देखते हैं कि रात्रिकालीन कार्य से संबंधित 9 अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों और 10 सिफारिशों को 2 वर्ष के से कम समय 1922 तक में अपनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से वर्ष 1946 में ILO संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विशिष्ट एजेंसी बन गई और श्रमिकों को सभ्य कार्य एवं न्याय हेतु कार्य करने के लिए संगठन को वर्ष 1969 में इसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। समझ रहे हैं। और नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है ना, 1901 से शुरू हुआ था। वर्ष 1980 में आप देखिए ILO ने सॉलिडरिटी संगठन की वैधता को कन्वेंशन संख्या 87 जिसे पोलैंड ने वर्ष 1957 में अनुमोदित किया था के आधार पर पूर्ण समर्थन देकर पोलैंड को तानाशाही से मुक्ति दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। यह इस बात पर बल देता है कि कार्य का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं, सभी के लिए सभ्य कार्य संभव है, लेकिन समाज को इसके लिए कार्य करना होगा। ILO ने 2019 में अपनी स्थापना की शताब्दी के अवसर पर इसकी पहल के हिस्से के रूप में भविष्य के कार्य पर वैश्विक आयोग की स्थापना भी की है और इसका काम भविष्य के कार्यों की गहराई से जांच करना और आप देखिए ताकि 21वीं सदी में सामाजिक न्याय के वितरण के लिए विश्लेषणात्मक आधार प्रदान किया जा सके। अब आप देखेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे IMF के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन 1944 में, जिसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के लिए आयोजित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1945 में आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नींव रखी जाती है, IMF की नींव रखी जाती है। फिर इसमें आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक हो जाता है, विश्व बैंक की बात कर रहा हूं। तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन 1944, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के लिए आयोजित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसे आप लोग शॉर्ट में IBRD भी कहते हैं, इसकी नींव रखी जाती है। IBRD विश्व बैंक की संस्थापक संस्था है। फिर आप देखते हैं कि आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आ जाता है, IMO की बात कर रहा हूं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाजों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उत्तरदायी है। फिर आप देखेंगे कि आपका ITU है, जिसे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो सूचना एवं संचार तकनीकों से संबंधित मुद्दों के प्रति जिम्मेदार है और यह संयुक्त राष्ट्र की सभी विशिष्ट एजेंसियों में सबसे पुरानी है और इसकी स्थापना वर्ष 1865 में की गई थी और यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी आपको। यह सरकारों यानी कि सदस्य राष्ट्रों एवं निजी क्षेत्र, सदस्य सहयोगी एवं शैक्षणिक समुदायों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ITU प्रमुख वैश्विक मंच है और जिसके माध्यम से विभिन्न पक्ष ICT उद्योग के लिए भविष्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आम सहमति के साथ काम करते हैं। यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम एवं उपग्रह कक्षाएं आवंटित करता है, तकनीकी मानक विकसित करता है जो निर्बाध रूप से नेटवर्क एवं प्रौद्योगिकियों की परस्पर संबद्धता सुनिश्चित करता है और संपूर्ण विश्व में वंचित समुदायों की ICT तक पहुंच में सुधार करने का प्रयास भी करता है। इसके बाद आप देखेंगे यूनेस्को हो गया आपका, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में आप लोग यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसमें अगर आप बात करें, यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति के माध्यम से मानव जाति की बौद्धिक एवं नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई। यह पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलेगा। इस भावना में यूनेस्को लोगों को घृणा एवं असहिष्णुता से मुक्त वैश्विक नागरिक के रूप में जीने में सहायता करने के लिए शैक्षिक युक्तियां विकसित करता है और सांस्कृतिक विरासत एवं सभी संस्कृतियों की समान गरिमा को बढ़ावा देकर यूनेस्को राष्ट्रों के मध्य संबंधों को मजबूत भी करता है। और आप देखिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन,
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की अगर हम बात करें तो ये गरीबी को कम करने, समावेशी वैश्वीकरण एवं पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। और WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, और स्वास्थ्य हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसीलिए 7 अप्रैल को आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और अपने सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर सामान्यतः स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी है। इसमें आप देखेंगे कि वैश्विक स्वास्थ्य मामलों का नेतृत्व करना, स्वास्थ्य अनुसंधान एवं एजेंडा को आकार देना, मानदंड एवं मानक स्थापित करना, साक्ष्य आधारित नीति विकल्प प्रदान करना, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी एवं आकलन करना। फिर आप देखिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन आ जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की अगर बात करें तो विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों का निष्पक्ष और प्रभावी रूप से उपयोग करने में सहायता करता है। यह व्यापार, निवेश, वित्त व प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा समावेशी व सतत विकास में मदद करता है। फिर आप देखिए संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय आ जाता है। इसे शॉर्ट में आप लोग UNODC के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो आप देखिए संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय अवैध मादक पदार्थों तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व करता है। इसकी स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध निवारण केंद्र के मध्य विलय के माध्यम से हुई थी। UNODC अवैध मादक पदार्थ अपराध एवं आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करने के लिए अधिदेशित है। फिर आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय, इसे शॉर्ट में आप लोग UNHCR कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की बात हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय वर्ष 1950 में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उन लाखों यूरोपीय लोग जो अपने घर खो चुके थे अथवा पलायन कर चुके थे की मदद की जा सके। और 1954 में आप देखिए UNHCR ने यूरोप में अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। और 21वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका, मध्य पूर्व एवं एशिया में प्रमुख शरणार्थी संगठनों में UNHCR द्वारा सहायता प्रदान की गई। और यह अपनी विशेषज्ञता का उपयोग आंतरिक संघर्षों के कारण विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए करता है एवं राष्ट्रविहीन लोगों की सहायता करने हेतु अपनी भूमिका का विस्तार भी करता है। फिर आप देखेंगे ESCAP हो गया। इसमें आप देखिए संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का मुख्य आर्थिक तथा सामाजिक विकास केंद्र है, जिसका मुख्यालय आप देखिए 1947 में बैंकॉक, थाईलैंड में बनाया गया था। यह अपने संयोजक प्राधिकरण, आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण, नियामक मानक निर्धारण तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिए कार्य करता है। फिर आप देखिए विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र का योगदान क्या है, ये भी आप देख लीजिए। तो इसमें आप देखिए शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। पिछले 6 दशकों में विश्व में संकटग्रस्त स्थलों पर शांति एवं पर्यवेक्षक मिशन भेजकर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित करने में सक्षम रहा और जिससे कई देशों को संघर्ष से उभरने में सहायता भी प्राप्त हुई है। एक आप देखिए नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकना। 5 दशकों से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने विश्व के नाभिकीय निरीक्षण के रूप में कार्य किया है। IAEA विशेषज्ञ यह सत्यापित करने के लिए कार्य करते हैं कि सुरक्षित नाभिकीय पदार्थों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। एजेंसी ने अब तक 180 से अधिक राष्ट्रों के साथ सुरक्षा समझौते किए हुए हैं। निरस्त्रीकरण का समर्थन। तो संयुक्त राष्ट्र की संधियां निरस्त्रीकरण के प्रयासों का कानूनी आधार है। रासायनिक हथियार कन्वेंशन 1997 यह 190 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित है। देखिए सदस्य बदलते रहते हैं, इसलिए कहता हूं कि जब भी पेपर देने जा रहे हैं उस समय अपडेट कर लिया करिएगा। माइन बैन कन्वेंशन ये 1997 है, 162 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित है। सशस्त्र व्यापार संधि 2014 69 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित है। ये बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, तो याद रखिएगा। स्थानीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति
स्थापकों द्वारा अक्सर युद्धरत पक्षों के मध्य निरस्तीकरण समझौते को लागू करने के लिए कार्य किया जाता है। और नरसंहार को रोकना, किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के इरादे से किए गए नरसंहार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र ने प्रथम संधि स्थापित की हुई है। और नरसंहार कन्वेंशन 1948 का 146 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदन किया गया है, जो युद्ध और एवं शांति अवस्था में नरसंहार को रोकने तथा नरसंहार के लिए दंडित करने हेतु प्रतिबद्ध है। यूगोस्लाविया एवं रवांडा के लिए संयुक्त राष्ट्र अधिकरण, साथ ही कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायालय ने इस तथ्य पर नरसंहार अपराधियों को चेतावनी दी, ऐसे में अपराधों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। एक आप देखिए यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 377 भी को शांति प्रस्ताव के लिए एकजुट होने के रूप में जाना जाता है, जिसे 1950 में अपनाया गया था। प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खंडे है, जिसमें कहा गया है कि जहां स्थायी सदस्यों की एकमत की कमी के कारण सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी का प्रयोग करने में विफल रहता है, महासभा इस मामले को स्वयं अपने अंतर्गत ले लेगी। क्या कर लेगी? ले लेगी। और उत्पत्ति की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अक्टूबर 1950 में कोरियाई युद्ध के दौरान सोवियत वीटो को आगे बढ़ाने की एक साधन के रूप में शांति प्रस्ताव हेतु एकजुट होना शुरू किया गया था। आर्थिक विकास की बात करें तो विकास को बढ़ावा देना वर्ष 2000 के बाद से संपूर्ण विश्व में जीवन स्तर एवं मानव कौशल व क्षमता को बढ़ावा देने हेतु सहस्ताब्दी विकास लक्ष्यों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया है। गरीबी कम करने, सुशासन को बढ़ावा देने, संकटों के समाधान एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा समर्थित 4800 से अधिक परियोजनाएं हैं। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की बात हो रही है, 150 से अधिक देशों में मुख्य रूप से बाल संरक्षण, टीकाकरण, लड़कियों की शिक्षा एवं आपातकालीन सहायता के क्षेत्र में काम करता है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और विकास UNCTAD की बात हो रही है, विकासशील देशों को व्यापार अवसरों का अधिकतम लाभ अर्जित करने में सहायता करता है। और विश्व बैंक विकास देशों को ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है। और इसने वर्ष 1947 के बाद 170 से अधिक देशों में 12,000 से अधिक परियोजनाओं को पोषित किया है, यानी कि पैसा दिया है, मदद की है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट गरीब ग्रामीण लोगों को कम ब्याज पर ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है। अफ्रीकी विकास पर ध्यान केंद्रित करना, अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र के लिए अभी भी उच्च प्राथमिकता बना हुआ है। अफ्रीका को विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र से 36% व्यय प्राप्त होता है, जो विश्व के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। अफ्रीका के लाभ के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के विशेष कार्यक्रम भी हैं। देखिए, महिला कल्याण को बढ़ावा देने की बात होती रहती है, भूखमरी से निपटने की बात भी होती रहती है। चलिए, बाल कल्याण हेतु प्रतिबद्धता की बात भी होती रहती है, पर्यटन की बात होती रहती है। वैश्विक थिंक टैंक संयुक्त राष्ट्र उन संसाधनों के मामले में सबसे अग्रणी है जो वैश्विक समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रयासरत हैं। नोट कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। सामाजिक विकास की बात करें तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला एवं प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण यूनेस्को के द्वारा होता है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। वैश्विक मुद्दों में पर अग्रणी प्रथम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 ने हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी को खतरे की आशंका विश्व जनमत को सतर्क करने की में मदद की है, जिससे सरकारों द्वारा तीव्रता के साथ कार्रवाई के चलते की गई है। प्रथम संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन मेक्सिको सिटी 1985 में महिलाओं के अधिकार, समानता, प्रगति जैसे मुद्दों को वैश्विक एजेंडे में रखा गया है। तो ये सब देखते रहिएगा। अन्य ऐतिहासिक आयोजनों में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन तेहरान में 1968 में, प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन बुखारेस्ट में 1974 में, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जेनेवा में 1979 में, ये सब देखते रहा करिएगा। मानव अधिकार की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया। इसने राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर दर्जनों कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों को लागू करने में सहायता की है। संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार निकाय ने यातना, लापता होने, अवैध गिरफ्तारी, अन्य उल्लंघनों के मामले पर विश्व का ध्यान केंद्रित किया है। लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ये भी देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में भाग लेने के लिए कई देशों के साथ लोगों की सहायता करने के साथ विश्व भर में लोकतांत्रिक संस्थानों और उनके कार्यों को बढ़ावा देता है व मजबूती प्रदान करता है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने की बात भी होती रहती है।
महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने की बात भी होती है। पर्यावरण की बात, तो जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। यह वैश्विक स्तर पर समाधान की मांग करती है। इंटरनेट गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी, जो कि 2000 प्रमुख जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिकों को एक साथ लाता है। प्रत्येक 5 या 6 वर्षों में व्यापक वैज्ञानिक आकलन जारी होता है। आईपीसीसी की स्थापना वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संयुक्त तत्वाधान में की गई थी। इसका उद्देश्य मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रति समझ पैदा करने के लिए प्रासंगिक वैज्ञानिक, तकनीकी व सामाजिक आर्थिक जानकारी का आकलन करना था एक तरह से। चलिए ये भी देखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक उत्सर्जन को कम करने एवं देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल क्षमता प्राप्त करने में सहायता हेतु समझौते के लिए आधार प्रदान करता है। और UNFCCC 1992 एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जो इसे वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर कर अपनाया गया था। ओजोन परत का संरक्षण, तो UNEP एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन पृथ्वी की ओजोन परत को हुए नुकसान पर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ओजोन परत संरक्षण के लिए बेना कन्वेंशन 1985 ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय कटौती के लिए नियामक उपायों को अपनाने के लिए आवश्यक रूपरेखा प्रदान की है। और कन्वेंशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए आधार भी प्रदान किया है। और आप देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है, और जिसमें पृथ्वी की ओजोन परत का संरक्षण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हेलोन जैसी ओजोन अपक्षय पदार्थों का उपयोग बंद करने की बात की गई थी। किगाली का संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 में इसे संपूर्ण विश्व में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन खपत को कम करने के लिए अपनाया गया था। यह हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध की बात होती रहती है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2000, जो कि अब तक बनाए गए कुछ सबसे खतरनाक रसायनों से विश्व को छुटकारा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून देखेंगे। युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाना, युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने एवं दोष सिद्धिकरण द्वारा पूर्व में यूगोस्लाविया रवांडा के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण ने नरसंहार व अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य उल्लंघन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानूनों का विस्तार करने में मदद की हुई है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में भी सहायता की बात होती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुनते रहते हैं ना। विश्व में महासागरों में स्थिरता व व्यवस्था, तो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1982 जिसने लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त की, महासागरों एवं समुद्रों में सभी गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और इसमें विवाद निपटाने के लिए तंत्र भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटना, तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के लिए भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी और प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध कानूनी एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर देशों और संगठनों के साथ काम करता है। साथ ही आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूती भी प्रदान करता है। तो ये भी देखने को मिलेगा। नार्कोटिक्स ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन 1961 हो गया, 1972 में इसमें संशोधन हुआ। साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन 1971 में, तथा नार्कोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988 हो गया। रचनात्मकता एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में पढ़े होंगे ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी देश एक प्रभावी बौद्धिक संपदा प्रणाली का लाभ प्राप्त करें। इसमें मानवीय मामले हो जाते हैं, शरणार्थियों की सहायता करना और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता करना, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना, जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV एड्स पर प्रतिक्रिया, पोलियो को समाप्त करना, चेचक उन्मूलन और उष्णकटिबंधीय रोगों से निपटना, WHO कार्यक्रम ये देखने को मिलेंगे। अब बात आती है देखिए संयुक्त राष्ट्र और भारत की, ये जरूर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र का योगदान। भारत में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, कार्यालय, कार्यक्रम एवं कोष विश्व में कहीं भी सबसे बड़े संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र नेटवर्क में से एक है। और इसमें अगर आप देखें तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियाई एवं प्रशांत केंद्र, ये 1977 में कब
1977 में नई दिल्ली में स्थापित APCTT एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में भौगोलिकता पर फोकस करने वाला एक क्षेत्रीय संस्थान है। और केंद्र ने गतिविधि के 3 विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है: सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी हस्तांतरण, नवाचार प्रबंधन। इसमें आप देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन हो गया। वर्ष 1948 में जब FAO ने भारत में अपना परिचालन शुरू किया तो इसकी प्राथमिकता तकनीकी आदानों एवं नीतिगत विकास द्वारा समर्थन के माध्यम से भारत के खाद्य एवं कृषि क्षेत्रों को परिवर्तित करना था। इन वर्षों में FAO के योगदान में भोजन, पोषण, आजीविका तक पहुंच, ग्रामीण विकास एवं धारणीय कृषि जैसे मुद्दों पर में वृद्धि हुई है। चलिए, कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष की बात होती रहती है। IFAD एवं भारत सरकार ने स्मॉल होल्डिंग एग्रीकल्चर के व्यवसायीकरण व निवेश द्वारा बाजार के अवसरों से आय बढ़ाने के लिए छोटे किसानों की क्षमता का निर्माण कर महत्वपूर्ण परिणाम भी प्राप्त किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, भारत में पहला ILO कार्यालय वर्ष 1928 में शुरू हुआ था। भारत द्वारा 43 ILO कन्वेंशन एक प्रोटोकॉल की पुष्टि की गई है। प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन भारतीय नागरिकों की सहायता की है जो फारस की खाड़ी युद्ध 1990 में विस्थापित हजारों लोगों में से थे। 2001 में गुजरात भूकंप के दौरान IOM की त्वरित एवं प्रभावी सहायता से मानवीय एजेंसी के रूप में भारत में IOM संचालन की नींव रखी। चलिए, ये सब आप देख रहे हैं। यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास हेतु शिक्षण संस्थान, महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास हेतु शिक्षण संस्थान यूनेस्को का एक अभिन्न अंग है, जिसे वर्ष 2012 में नई दिल्ली में भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये भी देखने को मिलता है। लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र इकाई, भारत में UN वोमेन के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करना, महिलाओं के नेतृत्व एवं भागीदारी का विस्तार, लैंगिक समानता को राष्ट्रीय विकास योजना एवं बजट के केंद्र में, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना, वैश्विक शांति स्थापकों वार्ताकारों के रूप में महिलाओं को शामिल करना। तो भारत में भी आप देखते हैं योगदान देता रहे, चाहे HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, इसका मिशन नए HIV संक्रमण को रोकने में सहायता करना है, HIV पीड़ित लोगों की सहायता और महामारी के प्रभाव को कम करना। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1950-1960 के दशक में UNDP ने अंतरिक्ष केंद्र एवं नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं सहित प्रमुख राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की स्थापना की। एक तरह से एशिया एवं प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, दिसंबर 2011 में आप देखिए उप क्षेत्र में 10 देशों को सेवाएं प्रदान करने हेतु नई दिल्ली में ESCAP के नए दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया कार्यालय की शुरुआत हुई थी। यूनेस्को, भारत में यूनेस्को ने कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को तकनीकी सहायता दी है। और आप देखेंगे कि यूनेस्को ने भारत में सामुदायिक रेडियो के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाई। इसने वर्ष 2002 की सामुदायिक रेडियो नीति तैयार करने में सहायता की थी। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, वर्तमान में UNFPA भारत की मध्य आय की स्थिति को देखते हुए नीति विकास पर अधिक बल दे रहा है। मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग सभी के लिए पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से धारणीय कस्बों व शहरों को बढ़ावा देता है। एक तरह से UN हैबिटेट विश्व धरोहर 2016, जनगणना 2011 के अनुसार 377 मिलियन भारतीय, जो कुल जनसंख्या का 31.1% है, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। UN हैबिटेट न्यू अर्बन एजेंडा 2017 सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 11 को संबोधित करता है। इसका लक्ष्य शहरों एवं मानव अधिवास को समावेशी, सुरक्षित और क्षमतावान धारणीय बनाना है। ये भी सब है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, तो वर्ष 1954 में यूनिसेफ ने भारत सरकार के साथ आर्य व आनंद दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को वित्त पोषित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बदले में क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त अथवा रियायती दरों पर दूध उपलब्ध कराया जाना था। पोलियो अभियान 2012, ये सब आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत 12 जनवरी 1948 को WHO पर पक्षकार है भारत। शरणार्थियों के लिए जो आप देखिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग,
भारत में शरणार्थियों को शरण देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भारत को वर्ष 1979 से 1969 से 1975 ने UNHCR का समर्थन रहा है, जब इसमें तिब्बती शरणार्थियों के साथ साथ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को सहायता प्रदान की थी। भारत एवं पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा प्रदान की गई विभाजन की योजना के तहत कश्मीर भारत अथवा पाकिस्तान से स्वतंत्र था। भारत में इसका विलय दोनों देशों के मध्य विवाद का विषय बन गया और उसके अंतर्गत वर्ष के अंत में दोनों के मध्य युद्ध शुरू हो गया था। जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद ने विवाद की जांच करने और मध्यस्थता करने के लिए भारत एवं पाकिस्तान हेतु संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना करते हुए इस प्रस्ताव 39 को अपनाया था। और ये कहते हैं कि गलती हुई भारत से कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र में गए। ये भी बातें होती रहती हैं। 1972 के बाद से भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय मुद्दों पर तृतीय पक्ष को मान्यता न देने की नीति अपनाई थी। मादक पदार्थ एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, या आप देखिए UNODC ने पिछले 25 वर्षों में ड्रग तस्करी को दूर करने के लिए लगातार विकसित होते दवा बाजार के संदर्भ में काम किया है। दवा बाजार, व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD, या आप देखिए देश के निवेश संवर्धन निकाय इन्वेस्ट इंडिया ने सतत विकास 2018 में निवेश को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। 2002 से यह पुरस्कार UNCTAD द्वारा इसके निवेश प्रोत्साहन सुगमता के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। भारत का संयुक्त राष्ट्र में योगदान, तो भारत लीग ऑफ नेशंस के मूल सदस्यों में से एक था और वर्साए 1919 की संधि की एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत को राष्ट्र संघ में स्वतः प्रवेश मिल गया था। भारत का प्रतिनिधित्व राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोटेंगो, बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भारत के संसदीय अवर सचिव ने किया था। वर्ष 1944 में वॉशिंगटन DC में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों में से था और यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र का आधार बन गई और जिस पर वर्ष 1945 में 50 देशों द्वारा हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र चार्टर में औपचारिक रूप से दिया था। 1946 तक भारत में उपनिवेशवाद, रंगभेद एवं नस्लीय भेदभाव से संबंधित मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया था। चलिए, और भारत ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के प्रारूपण में सक्रिय रूप से भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत का अनुभव हमेशा सकारात्मक नहीं रहा। कश्मीर मुद्दे पर नेहरू का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास एवं संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करना महंगा साबित हुआ और जो तत्कालीन पाकिस्तान समर्थक पक्षपातपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण था। विजया लक्ष्मी पंडित को वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं G77 के संस्थापक सदस्यों के रूप में भारत की स्थिति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर विकासशील देशों के मुद्दे व उनकी आकांक्षाओं के प्रमुख अधिवक्ता के रूप में मजबूत हुई है और इसने अधिक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया। इसमें चीन के साथ युद्ध 1962, पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध 1962-1971 शामिल हैं, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विकास में कमी, खाद्य संकट एवं निकट अकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई। इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका में कमी आई, जो उसकी छवि नेहरू के बाद के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा संयुक्त राष्ट्र में केवल महत्वपूर्ण भारतीय हितों पर बोलने के निर्णय के लिए मिले जुले परिणाम का कारण हुआ। चलिए, अभी आप लोग देखते रहते हैं। भारत G7 का भी सदस्य, तो ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना आप देखें 15 जून 1964 को सतत विकासशील देशों की संयुक्त घोषणा पर सतत विकासशील देशों के हस्ताक्षर द्वारा हुआ था और यह अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने एवं संयुक्त राष्ट्र में एक संयुक्त समझौता क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन, नागरिकों की रक्षा करने तथा देशों को संघर्ष के बजाय शांति स्थापना में मदद कर भारत ने शांति स्थापित करने में योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के लिए दलील, 2016 में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए असमानताओं को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत
साथ ही संयुक्त राष्ट्र में पहली बार B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाई गई थी। भारत ने 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस घोषित किए जाने के लिए दलील दी है। अब आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात होती रहती है और संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधन संबंधी चुनौतियां इसमें बनी हुई हैं। तो विकास सुधार, तो संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता फ्रेमवर्क पर केंद्रित और एक निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं सशक्त निवासी समन्वयक के नेतृत्व में सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली में देशीय दलों की नई पीढ़ी के उद्भव के लिए स्थूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी। प्रबंधन में सुधार की बात होती रहती है। वित्तीय संसाधन में सदस्य राज्यों द्वारा योगदान के भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। शांति एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दे, तो शांति एवं सुरक्षा को खतरा, शांति एवं सुरक्षा के लिए संभावित खतरे जिसका सामना संयुक्त राष्ट्र को करना पड़ रहा है। गरीबी, बीमारी, पर्यावरण संबंधी समस्याएं हो गई। राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, राष्ट्रों के भीतर हिंसा, बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो आतंकवाद का खतरा हो गया, हथियारों का प्रसार हो गया, ये सब भी आप देखेंगे। नाभिकीय शस्त्र प्रसार, 1970 में परमाणु अप्रसार संधि पर 190 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और इस संधि के बावजूद नाभिकीय शस्त्र भंडार उच्च स्तर पर बने हुए हैं, तो ये भी चिंता है। सुरक्षा परिषद में सुधार की बात होती रहती है। यह काफ़ी हद तक आप देखते हैं कि इसकी संरचना में सुधार की बात होती है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। 1965 में सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या 11 से 15 तक बढ़ाई गई। स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ और तब से परिषद में सदस्यों की संख्या अपरिवर्तित रही है। और देखिए, एक तरह से जो स्थायी सदस्य हैं ना, इनको विशेष पावर मिली हुई है कि कोई प्रस्ताव आता है और उसे पास करवाना है तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए। तो इसीलिए सुधार की बात होती रहती है कि कम से कम कोई बहुमत का मामला तो हो, कुछ देशों को और शामिल करने की बात तो हो। UN वीटो पावर की जो आप देखते हैं, अक्सर देखते रहते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के प्रति जिम्मेदारी UNSC वीटो के विवेकपूर्ण उपयोग पर निर्भर करती है। 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। जब कोई स्थायी सदस्य वीटो पावर का उपयोग करता है तो कितना भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हो, परिषद प्रस्ताव को नहीं अपना सकती है। आप सोच रहे हैं, पांचों को सहमत होना चाहिए। भविष्य हेतु वीटो पावर पर प्रस्ताव की बात होती रहती है। वीटो पावर में कोई भी सुधार बहुत मुश्किल होगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 108, 109 के तहत 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर में किसी भी संशोधन पर वीटो पावर प्रदान किया गया, जिसमें UNSC वीटो पावर में किसी भी संशोधन को मंजूरी देने के लिए इसकी सहमति आवश्यक है। कुछ गैर पारंपरिक चुनौतियां हैं इसमें। यह अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र शांति बनाए रखने, मानव अधिकारों की रक्षा करने, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए रूपरेखा स्थापित करने, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। और जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी एवं पॉपुलेशन एजिंग जैसी नई चुनौतियां जिन पर इसे कार्य करना है। जलवायु परिवर्तन भी इसमें चुनौती बना हुआ है, बढ़ती जनसंख्या भी, पॉपुलेशन एजिंग, शरणार्थियों की संकट भी बना हुआ है। तो इस तरह से ये देखेंगे आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र एक बड़ी क्लास है, क्योंकि बहुत सारे संगठन इससे जुड़े हुए हैं। सभी के बारे में हमने बात की हुई है। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर बताइए आप। ठीक है, धन्यवाद।